क्या कहानी है इस भरोसे की? क्यों अखिलेश यादव आप पे इतना भरोसा करते हैं? हेमराज जी, पीलीभीत की राजनीति का जब भी जिक्र होता है, जब भी सूची निकलती है कौन बड़े-बड़े नेता हैं, तो उसमें एक सूची में एक नाम आता है वरुण गांधी, जो यहाँ से सांसद भी हैं। पिछला चुनाव आपका उनके बीच रहा भी। क्या रिश्ता है हेमराज वर्मा और वरुण गांधी का? हेमराज वर्मा का हाजी साहब से क्या रिश्ता रहा? सवाल एक ये भी है हेमराज जी, जब भी चर्चाएं होती हैं तो एक आपके मित्र का जिक्र होता है, बार बार जिक्र होता है, आपकी छवि धूमिल भी करी जाती है, उससे आपका रिश्ता जुड़ा है। क्या कहानी है उस मित्र की? कि हेमराज वर्मा सीधा जो है डंडा ठोक के कहता है संबंध थे तो थे, आज नहीं है तो नहीं है और ना कभी होंगे ऐसे लोगों से संबंध। मगर ये बसपा की जुदाई की और साइकिल की सवारी की क्या कहानी है? ये एक छोटा सा फेस छूट गया। राजनीति में जाने की हमारी इच्छा नहीं थी। कल चुनाव हुआ और इसमें एक झूठ जीत गया और सच हार गया। माननीय राष्ट्रपति जी कहते हैं हमेशा एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, महिलाओं की, गरीबों की, बेटियों की आवाज़ को जो बुलंद करते हैं, उनके साथ में रह के जो काम करते हैं, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम सरकार में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकार में रहकर जनता के लिए काम करें। ये समय है चुनाव का। इस वक्त हम सबके पास सिर्फ एक ताकत है, वो है एक वोट की ताकत। इस वोट को किसी असमानता के तराजू में नहीं तौला जा सकता। ये एक वोट में इतनी ताकत होती है और हम हर व्यक्ति का वोट उतना ही मान्य है कि ये सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। इस वक्त हम बांसुरी की नगरी पीलीभीत में मौजूद हैं। अगर मैं बात और स्पष्ट करूं तो इस वक्त हम पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा में मौजूद हैं। बरखेड़ा विधानसभा की सीमा खटीमा से भी जुड़ी है, जहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब प्रत्याशी हैं और उनकी विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के और बरखेड़ा के समाजवादी प्रत्याशी हेमराज वर्मा जी मौजूद हैं। वर्मा जी, जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त नेताओं के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। पहला सवाल बिना भूमिका बनाए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, इसमें दौरे लगे हुए हैं। बात करें 2012 की, चुनाव जीत के आप विधानसभा पहुंचते हैं, मंत्री भी बनते हैं, विकास कार्य भी होते हैं, मगर फिर आगे बढ़ते हैं और 17 का चुनाव होता है, 19 का चुनाव होता है। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश चुनाव में विजय नहीं हो पाती। मगर फिर भी अगर ये देखा जाए पूरा स्टैटिक्स, तो अखिलेश यादव लगातार आप पे भरोसा कर रहे हैं। 17 में भी आपको टिकट मिलता है, 22 में भी आपको टिकट मिला है और 19 में भी आप ही को टिकट मिला था। क्या कहानी है इस भरोसे की? क्यों अखिलेश यादव आप पे इतना भरोसा करते हैं कि परिवर्तन नहीं किया उन्होंने टिकट में? हालांकि यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको परिवर्तित कर दिया गया और नए कैंडिडेट की लॉन्चिंग हो गई। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति में हर कोई व्यक्ति आता है, उसके अपने अपनी सोच होती है, अपने हिसाब से काम करने का उनका अपना तरीका होता है और राजनीति में पार्टी चुनने का, नेता चुनने का, इस सबको अपना मौका मिलता है। मैं इस बात को पूरी एक ऐसा अपना सौभाग्य समझूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे नेता को मैंने चुना और आज उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और 12 में उन्होंने मुझे टिकट दिया, 17 में भी विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा में 2019 के चुनाव में मुझे पीलीभीत लोकसभा से टिकट दिया। तो जिस तरह से उनका जो भरोसा है, उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे युवाओं को उन्होंने ज़मीन से, जो ज़मीन पर काम करने वाले, ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले, जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले, जनता के लिए संघर्ष करने वाले, ऐसे युवाओं को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का मौका दिया है और इसी कड़ी में उन्होंने मुझ पर बार-बार भरोसा किया और मैंने भी कोशिश की कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूं और 2012 में मैं चुनाव जीता। लास्ट के 1.5 साल में
31 अक्टूबर 2015 को मुझे उन्होंने राज्य मंत्री बनाया और 17 में भी विधानसभा का टिकट दिया और उसमें पूरे प्रदेश में एक ऐसी जो स्थिति बन गई कि एक ऐसा कम्युनल चुनाव हुआ और जिसमें एक झूठ जीत गया और सच हार गया। तो कहीं न कहीं उसमें तमाम सारे हमारे जैसे लोग काम करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम के लोग वो चुनाव में पीछे रह गए और वही स्थिति 19 में भी रही। 19 में भी यही रहा लेकिन कहीं न कहीं 4.5 लाख वोट जनता ने हमें इस लोकसभा में पहली बार, जहाँ समाजवादी पार्टी को पहले जो वोट मिलते थे उससे ठीक दोगुने वोट इस 19 की लोकसभा में जनता ने देने का काम किया। तो कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हमेशा एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और वो खुद देखते हैं कि किस तरह से जो है जनता में लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, महिलाओं की, गरीबों की, बेटियों की आवाज़ को जो बुलंद करते हैं, उनके साथ में रह के जो काम करते हैं, तो ऐसे नेताओं को ऐसे अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मैं ही नहीं मेरे जैसे हज़ारों, लाखों युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हेमराज जी, पीलीभीत की राजनीति का जब भी जिक्र होता है, जब भी सूची निकलती है कौन बड़े-बड़े नेता हैं, तो उसमें एक सूची में एक नाम आता है वरुण गांधी का, जो यहाँ से सांसद भी हैं। पिछला चुनाव आपका उनके बीच रहा भी। क्या रिश्ता है हेमराज वर्मा और वरुण गांधी का? देखिए राजनीति हमेशा मुद्दों की राजनीति होती है, विचारों की राजनीति होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बेहतर करे और राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और मुद्दों पर ही राजनीति होनी चाहिए और कहीं न कहीं मैं 2019 में जो हमारे सांसद हैं पीलीभीत जिले के माननीय वरुण गांधी जी, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे ज़बरदस्त मुझे समर्थन दिया, 4.5 लाख वोट मिले और वो बीजेपी से सांसद हैं और मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी रहा। लेकिन इधर जो किसानों की बात हमने देखा कि कहीं न कहीं जहाँ किसान आंदोलन में जहाँ किसानों पर तमाम सारे उनका उत्पीड़न हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गईं, किसान आंदोलन में 750 से ऊपर किसान शहीद हुए और युवाओं की जो बेरोज़गारी की जो समस्या है, उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं, तमाम सारी महिलाओं की समस्याएँ, तो मैंने इधर देखा कि कहीं न कहीं जो जिन चीज़ों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, तो कहीं न कहीं आज उन्होंने भी ज़मीन पर जो है आने का काम किया और उन मुद्दों को जनता के उन मुद्दों को कहीं न कहीं अपनी पार्टी लाइन से अलग हट के और कहीं न कहीं आज जनता के बीच में उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया और देखा जाए तो अगर हम विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं या जो भी हैं, हम किसी भी पद पर हैं, अगर हम सरकार में हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम सरकार में रहकर जनता के लिए काम करें और यदि हम सरकार में नहीं हैं और सरकार में अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि चुना हमें जनता ने है और अगर सरकार हमारे जो सोच के अनुसार लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो हमें जनता के बीच में जनता के साथ में खड़े होकर उनके साथ संघर्ष करना चाहिए। ये हर राजनीतिक व्यक्ति का धर्म कहता है। तो कहीं न कहीं अगर आज उनकी पार्टी अगर किसानों के खिलाफ काम कर रही है और जो बेरोज़गारों के खिलाफ काम कर रही है, महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया और जब से उन्होंने इस तरह से किसानों के बीच में और युवाओं की बात को उठाने का काम किया, तो यही तो काम है नेताओं का और ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर वो जो हमारी विचारधारा है, हम भी किसानों के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं, बेरोज़गारों के लिए लड़ते हैं और अगर वो भी लड़ रहे हैं, तो ठीक है, होना चाहिए। किसी भी नेता का यही तो काम है और जनता ने इसीलिए चुना है। अगर मैं उनकी जगह पर होता, तो अगर सरकार में अगर मैं होता, अगर मेरी हम लोगों की बात को तवज्जो ना दी जाती, तो हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो नेताओं की ज़िम्मेदारी है कि जिस जनता ने चुना है, उसका भरोसा
तो आप पर रहना चाहिए और उसके लिए काम आपको करना चाहिए। ये उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। जवाबदेही बनती है। बिल्कुल। मैं ज़िक्र कर रहा था, जब मैं यहाँ आने से पहले मैं कुछ लोगों से मिला और क्षेत्र में भी घूमा, तो लोगों का ये जानने की बड़ी जिज्ञासा थी कि जो मंत्री रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका बचपन कैसा बीता, क्या रही बचपन की यादें, क्या वो सुनहरी यादें हैं, क्या वो दौर रहा यहाँ तक आने का, क्या सफ़र रहा आपका, क्या सुनहरी यादें हैं आपके बचपन की? देखिए मैं करीब 21-22 साल हमें राजनीति में हो गए जी। और हमने राजनीति की शुरुआत साधन सहकारी समिति के डायरेक्टर पद से शुरुआत की, वो मैं जीता। उसके बाद 2000 सन 2000 में मैं प्रधान बना। लेकिन इसके पीछे की जो मैं कहानी आपको बताऊँ, राजनीति में आने का हमारा हम लोग इतनी राजनीति की इतनी समझ नहीं थी या कहीं कोई ऐसी हमारी जिज्ञासा नहीं थी कि हम लोग राजनीति में आएँ या कोई ऐसी महत्वाकांक्षा हमारी नहीं रही कि हम राजनीति में आएँ, कोई जो है वो करें। लेकिन सोच रही कि हम लोगों के लिए कुछ करें। जी। और मैं 11 साल का था तो मैंने हल चलाना सीख लिया था। मैंने बेहतर खेती-बाड़ी का काम सँभाला। हमारे जो फ़ादर थे वो 84 में एक्सपायर हो गए थे। हम लोग उसमें बहुत छोटे थे। 6-7 साल के हम लोग थे जब पिताजी हमारे एक्सपायर हुए। और उसके बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ थीं और हमारे जो दादा थे जो लगातार ब्लॉक प्रमुख रहे और वो भी पैरालिसिस सुने हो गए थे, तो वो भी बिस्तर पर आ गए थे। तो कहीं न कहीं बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं। हमने खेती को किया, हल चलाया, मज़दूरों के साथ काम किया। तो हमने किसानों की उस पीड़ा को समझा कि किसान कैसे दिसंबर, जनवरी के महीने में कैसे किसान ठंड नहर के बर्फीले पानी में खड़े होकर वो अपने गेहूँ की सिंचाई या फसलों की सिंचाई करता है। कैसे वो रात में जो है खेतों पर काम करता है। कैसे मज़दूरों के साथ जहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर पर वो मज़दूरों के साथ काम करता है। तो हमने मज़दूरों के साथ भी काम किया। हमने हल चलाया और तमाम सारे जो एक मज़दूर जो कर सकता है, वो हमने किया। एक जो किसान जो कर सकता है, वो हमने किया। तो उन किसानों की, मज़दूरों की पीड़ा को हमने शुरू बचपन से ही महसूस किया और बस चूँकि दादा हमारे वो प्रमुख रहे, प्रधान भी रहे लगातार, प्रमुख भी रहे, तो लोगों ने जब 2000 में पंचायत का चुनाव आया, तो लोगों ने कहा कि हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं, आप ही घर में प्रधान ही रहिए। लेकिन हमने एक बार मना कर दिया कि कहीं हम लोग राजनीति में कोई आने की हमारी इच्छा नहीं थी इतनी। लेकिन फिर जो सोच थी ना कि जो है कुछ करना है, तो फिर कहीं न कहीं हमने देखा कि आज अगर हमारे घर पे इतने लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि आप आगे आओ, तो कहीं न कहीं वो हम पर भरोसा जता रहे हैं। तो मैंने देखा कि अगर वो इतने लोग हम पर भरोसा जता रहे हैं, तो मैंने फिर कदम बढ़ाया राजनीति में और लगातार हम जैसे प्रधान बने, बहुत प्रचंड जीत प्रधानी मिली, फिर प्रधानों का संगठन के मैं जिला अध्यक्ष रहा। सबसे कम एज का प्रधान था मैं वर्ष 2000 में। तो इस तरह से हम लोग फिर राजनीति में अब लेकिन ये था कि अगर मज़दूरों के साथ काम किया तो एक मज़दूर बन के काम किया। किसान खेती की तो एक किसान बन के हमने काम किया। अगर हम प्रधान थे तो हमने प्रधान कैसे क्या करना चाहिए, सीख के अपने दायित्व को समझकर हमने एक प्रधानी की भी एक मिसाल कायम की अपने कार्यकाल की। और ये हमेशा सीखा कि आप जहाँ पर रहो, जो ज़िम्मेदारी आपको मिले, उस ज़िम्मेदारी को आप मज़बूती से निभाओ, चाहे वो आपकी अ, पारिवारिक ज़िम्मेदारी है, सामाजिक ज़िम्मेदारी है या राजनीतिक ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को आप मज़बूती से निभाइए और जब आप मज़बूती से ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं मौके आपको मिलते रहते हैं आगे बढ़ने के और मेरे साथ भी तमाम सारे लोगों की दुआएँ, तमाम सारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ हमेशा रहा है और मैं अंदर से महसूस करता हूँ। मैं अंदर से एक ऐसी जो है मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं आज भी जहाँ 25-26 किलोमीटर पर डे मैं पैदल चल रहा हूँ डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो ये ताकत मुझे मिलती है लोगों से कि मैं कुछ करूँ, कुछ बेहतर करूँ। तो जो है इसी तरह से मौका मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हिमराज जी, दादाजी का ज़िक्र आया, आपने बताया भी वो ब्लॉक प्रमुख रहे।
मगर मेरी जानकारी के अनुसार तब कांग्रेस में थे वो, और जब दादाजी कांग्रेस में थे, परिवार भी लंबे अरसे से कांग्रेस में रहा, तो आपने अपनी राजनीतिक पार्टी कोई अन्य क्यों चुनी? कांग्रेस से ही क्यों कंटिन्यू नहीं किया आपने? देखिए दादाजी हमारे कांग्रेसी थे और वो उनके जो उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनसे उनके अच्छे रिलेशन से थे। उस समय जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, उनसे उनके अच्छे लिंक थे। एक कांग्रेस की एक बहुत ही ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती थी। और उस समय की जो कांग्रेस थी, हम लोग बहुत छोटे थे। दादाजी हमारे कभी बिलासपुर के चुनाव नहीं हारे। बड़े धुरंधर उन्हें चुनाव हराने की कोशिश करते थे। लेकिन और जो उनका राजनीति का जो स्टाइल था, वो जो है आजकल के नेताओं पर तो तमाम सारी कीचड़ उछालते हैं, तमाम सारी लेकिन हमने देखा कि हमारे दादाजी के ना आज भी अगर कहीं पर नाम आता है, तो कोई एक उँगली उठाने वाला उनके चरित्र पर नहीं है। वो साइकिल से चलते थे। साइकिल से आप सोचो एक ब्लॉक प्रमुख पद पे जो लगातार 27 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहे और वो साइकिल से चले, तो उस समय की जो कांग्रेस होती थी, जहाँ एक ज़मीनी नेता जो ज़मीन पे रहकर काम करते थे, उस समय की कांग्रेस हुआ करती थी। हाँ, और आज की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस आज वीआईपी कल्चर की तरफ पहुँच गई है, जहाँ एसी गाड़ियाँ और तमाम सारे ऐसे लोग जो आज ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं। पता लगा कोई ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले, मकानों पर कब्ज़ा करने वाले, अगर कोई जिला पंचायत सदस्य के पद पर कोई रह ले, तो ऐसे लोग अपने जो है उन जनभावनाओं को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनाया हो और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के चुनाव में कहीं न कहीं समझौता कर ले और जो है लोगों के साथ में जो है समझौता करके जो है अपने अध्यक्ष चुनने का काम करें। तो आज ऐसे लोग ज़मीनों पर कब्ज़े करने वाले और इस तरह के लोग आज कांग्रेस में पहुँच गए हैं। तो आज कांग्रेसी जो कल्चर है, आज वीवीआईपी लोग और इस तरह के जो जिनके चरित्र पर तमाम सारे दाग हों, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट देना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं उस समय की कांग्रेस अलग थी, जहाँ साइकिल से चलते थे, जिनके चरित्र पर कोई उँगली नहीं उठा सकता था और आज कांग्रेस दूसरी तरफ पहुँच गई है। तो कहीं न कहीं मुझे महसूस हुआ कि ये अब वो कांग्रेस नहीं है। अब इस कांग्रेस में जो है काम करने वालों की जगह नहीं है। इसी से जुड़ा एक सवाल है हेमराज जी, कि जब विधानसभा की दौर में आप दौड़ना शुरू किया, तो बसपा का क्यों चुनाव किया? उसके बाद आप सपा में आए। देखिए जब हमने 2007 में मैं उसमें माताजी प्रधान थी और मैं प्रधान ना रहते हुए भी प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष था। इतना प्रधानों का भरोसा था और निर्वाचित जिला अध्यक्ष था प्रधानों के संगठन का मैं। उस समय बसपा ने जो है मुझे शहर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया और चूँकि हम लोग कुछ प्रधानी से अपना गाँव की राजनीति से क्योंकि हमने जो प्रधानों की आगे समस्याएँ देखी कि उस समय के जो प्रधान थे, वो अगर अच्छे कपड़े पहन के निकल जाते थे, तो लोग कहते थे कि अरे! जे.आर. बैगी किस्त आ गई होगी। ये इमेज प्रधानों की बन गई थी। हमने सोचा इस इमेज से बाहर निकलना है, काम करना, ईमानदारी दिखाना है कि जो है कैसे काम होता है। तो हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया और उस समय के जो प्रधान थे, हमने एक जो संगठन था हमारा काम किया, उससे हमारी पहचान बनी और तमाम सारी लड़ाइयाँ पंचायत राज व्यवस्था को लागू कराने के लिए जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, उस सपने को ज़मीन पर उतारने का प्रयास करने के लिए पंचायत जो सिस्टम है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में, उसमें तमाम सारी खामियों के लिए हमने संघर्ष किया। हमने उस समय 18 शासनादेश अपने संघर्ष के दम पर उस समय की सरकारों से हमने पास कराने का काम किया। तो एक इमेज जो है लोगों को लगा कि ये व्यक्ति संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो बसपा ने कहीं न कहीं हमें ऑफ़र किया कि आप लड़िए हमारे टिकट पर। हमने सोचा ठीक है, इससे आगे क्योंकि उसमें प्रधान होता क्या था कि प्रधान विधायक लोग कहते थे, "अरे! वो प्रधान हमारा चेला है" और ये मैं उसमें भी बोलता था कि अगर हम प्रधान हैं, अगर हम जिला बीडीसी के मेंबर हैं, अगर हम जिला पंचायत के मेंबर हैं, तो हमारी पहचान प्रधान और बीडीसी के सदस्य या जिला पंचायत के मेंबर के रूप में होनी चाहिए, ना कि किसी के चेला और चमचे के रूप में। अक्सर लोग
विधायक लोग कहते थे ये हमारा प्रधान हमारा चेला है, ये बीडीसी मेंबर हमारा चेला है, जिला पंचायत सदस्य हमारे चेला है। तो उस चीज़ को कि ये सोच ऊपर भी होनी चाहिए। तो अगर हम में से कोई व्यक्ति अगर कोई एक प्रधान रहते हुए व्यक्ति अगर कोई विधायक बनेगा और वो सरकार की जो है जो पॉलिसियों में जो पंचायत में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए संघर्ष करेगा, तो प्रधानों के बीच का अगर कोई व्यक्ति ऊपर पहुंचेगा तो कहीं न कहीं उसको एहसास होगा कि पंचायतों में किस तरह से प्रधान लोग संघर्ष करके और लोग इन पदों पर आते हैं और उनका मान-सम्मान कैसे देखना है, कैसे उनका सहयोग करना है। क्योंकि पंचायत एक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एक ऐसी कड़ी है, जो विकास की प्रथम ऐसी कड़ी है जहाँ जिनका सहयोग होना चाहिए। उन्हें चेला नहीं बनाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को बल्कि उनको सहयोग करना चाहिए। तो मेरा तो हमेशा रहा कि अगर प्रधानों ने आपके गाँव की जनता ने अगर प्रधान चुने हैं, तो विधायकों का भी काम है कि जनता के चुने हुए प्रधान भी हैं और जनता के चुने हुए बीडीसी मेंबर भी हैं, जनता के चुने हुए आपके जिला पंचायत मेंबर भी हैं, ऐसी जनता के चुने हुए विधायक भी हैं, जनता के चुने हुए सांसद भी हैं। तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों में जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि किसी को चेला और चमचे बनाने की। तो इस इमेज को बदलने के लिए जो हम लोग आगे आए और हमें सबका समर्थन मिला और कहीं न कहीं जो है लोगों का पूरा सहयोग रहा और जो है आगे निरंतर बढ़ने का मौका मिलता रहा। बात आपने बहुत सही कही जो प्रधान का जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है उसमें भी पहला शब्द प्रधान ही आता है। मगर ये बसपा की जुदाई की और साइकिल की सवारी की क्या कहानी है? ये एक छोटा सा फेस छूट गया। हाँ, वो बात थोड़ी छूट गई क्योंकि उसमें मौका मिला, बसपा ने ऑफ़र किया और हम लोग चुनाव लड़े और उसमें हम लोग देखिए हम गांधी जी से बहुत प्रभावित हैं, उसमें भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरदार पटेल जी और आपके अंबेडकर साहब और इस दौरान कांशीराम जी भी। तो कहीं न कहीं इनकी जो विचारधारा रही है, इन्होंने शोषित और कमज़ोरों के लिए एक काम करने का काम किया। तो कहीं न कहीं उस विचारधारा से प्रेरित होकर हमने बसपा जॉइन की और बसपा में हमने जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और समाजवादी पार्टी के भी जैसे मान लो लोहिया जी हैं, लोहिया जी के भी विचारों को हम लोगों ने उनको देखा कि किस तरह से संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया और किस तरह से जो है एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया। तो कहीं न कहीं इनसे सबसे प्रेरित होकर हम लोग बसपा जॉइन की और उस समय हम लोग सबसे कमज़ोर सीट होती थी शहर विधानसभा की। उस समय मुझे 24,444 वोट मिले थे, जहाँ 6,000 वोट बसपा को मिलते थे। मुझे 24,444 वोट मिले, तीसरी पोजीशन आई मेरी और ज़मानत हमारी बची और फिर सरकार बनी, काम करने का मौका मिला और शुरुआत में तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमने जो देखा कि बसपा में भी जो जिस विचारधारा पे बसपा काम कर रही थी, कहीं न कहीं वो विचारधारा से अलग हटते गए ये लोग। तो वहाँ भी भई जो है कुछ ऐसे लोग हावी होते गए, तो हमने देखा कि अब बसपा वो पार्टी नहीं रही कि यहाँ पर कोई जिसकी हमारे जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग ना हो और कोई एक गरीब आदमी, एक ज़मीनी कार्यकर्ता चाहे कि बसपा के से टिकट ले आए या बसपा से वो चुनाव लड़के विधायक या सांसद बन जाए। तो हमें लगा कि अब बसपा में जहाँ अब ये दूसरी चीज़ें हावी हो गई हैं, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की अब यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं बची है, यहाँ बड़े-बड़े लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए कहीं न कहीं फिर बसपा को भी हमने छोड़ने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी से उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। ये भी एक इत्तेफाक है हिमराज जी की जिस वक्त ये इंटरव्यू शूट हो रहा है और आज गांधी जी का जिक्र भी किया और आज पुण्यतिथि भी है गांधी जी की। सवाल एक ये भी है हिमराज जी, जब भी चर्चाएं होती हैं तो एक आपके मित्र का जिक्र होता है, बार बार जिक्र होता है, आपकी छवि धूमिल भी करी जाती है, उससे आपका रिश्ता जुड़, क्या कहानी है उस मित्र की? देखिए अ, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें हज़ारों लाखों लोग बढ़ाने वाले होते हैं, कोई अकेले कोई नेता नहीं बनता है, बहुत सारे लोग बढ़ाने वाले होते हैं
और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें समझने में टाइम लगता है। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि माँ-बाप अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं, माँ-बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। लोग अपने बच्चों को नहीं समझ पाते और पता लगा कि कोई बच्चा अपने माँ-बाप से छिप के कहीं गलत आदतें उसकी पड़ गईं, कहीं वो गलत कामों में लिप्त हो गया, तो अब माँ-बाप को पता ही नहीं लगता है। तो ऐसे तमाम सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को पैदा करते हैं जो माँ-बाप, वो माँ-बाप को पता नहीं रहता, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोग अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, तो वही हमसे भी कहीं न कहीं भूल हुई कि हम लोग भी ऐसे स्वार्थी या जो भी कहें, मैं ऐसे लोगों को कहीं पहचान नहीं पाया। पहचानने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई और लेकिन चुनाव हारने के बाद जब हम 2017 का चुनाव हारे, तो हमने उन कमियों को उनको ठीक करने का काम किया, उन गलतियों को सुधारने का काम किया और जो है पूरा भरोसा लोगों को दिलाया कि अब इस तरह के लोग कभी हमारे आस-पास नहीं दिख सकते, ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं बैठ सकते जीवन में, जो लोग अपने जो उनका फेस है अगर उनके जो है नाम पे अगर कहीं पर कोई उल्टा-सीधा करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से हमने हमने अपने आप को सुधारने का काम किया, ऐसे लोगों से दूरी बनाने का काम किया और कहीं न कहीं जनता जो है ना, जनता को भी जब देखिए हमें अपनी कमियाँ ढूँढने का मौका मिला, हमने अपनी कमियाँ दूर की और वो कमियाँ अब गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी कभी, कभी ज़िंदगी में नहीं होगी क्योंकि हेमराज वर्मा सीधा जो है डंडा ठोक के कहता है संबंध थे तो थे, आज नहीं है तो नहीं है और ना कभी होंगे ऐसे लोगों से संबंध। और हमें अपनी कमियाँ सुधारने का मौका मिला, तो जनता को भी कहीं न कहीं अगर हम आज चुनाव हारे 17 का या 19 का, तो दूसरे लोग चुनकर आए, तो जनता को भी, नेताओं को भी परखने का मौका मिला। हमें अपनी कमियाँ सुधारने का मौका मिला और जनता को नेताओं को परखने का मौका मिला। तो आज हम भी कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी गलतियाँ कभी ना हो और जनता भी समझ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जनता को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, इसमें पूरा भरोसा जनता का हमारे ऊपर है और कहीं न कहीं इस बार ये चुनाव प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पीलीभीत की राजनीति में एक और बड़ा नाम आता है हाजी रियाज अहमद जी का, जो हमारे बीच नहीं है आज। हेमराज वर्मा का हाजी साहब से क्या रिश्ता रहा है? देखिए, 2012 का जो चुनाव था विधानसभा का और उस समय समाजवादी पार्टी अगर हमने जॉइन की, तो हाजी जी के जो हमारे 5 बार विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ा नाम उनका था और उन्होंने हमें समाजवादी पार्टी जॉइन कराई और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। क्योंकि वो जो उनका काम करने का स्टाइल था, हम लोग देखते थे कि वो एक मुस्लिम रहते हुए भी उनके साथ हिंदू भी बहुत जुड़े रहते थे। मुस्लिम तो जुड़े ही रहते थे, लेकिन हिंदू भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े रहते थे। तो ये चीज़ हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और बहुत कुछ उनसे सीखा है। लेकिन आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है और ये कोरोना काल में वो हम लोगों को छोड़कर चले गए और जो जिस तरह से जब कोरोना काल में जो वो काफ़ी कोरोना की चपेट में आए थे और गंभीर बीमार हुए थे, उन क्षणों में हम उनके साथ रहे और उन्हें हॉस्पिटल भी हम लोग साथ ले गए, उनको वहाँ एडमिट कराया और जो है पूरा परिवार के साथ हम लोग उस टाइम पे रहे। हालाँकि कहीं बहुत सारी चीज़ों पर कहीं विचार किसी बात को लेके अगर कहीं हम लोगों के आपस में नहीं किसी मुद्दे को लेके नहीं बन पाते थे, वो एक अलग बात था। लेकिन हमने हमेशा उनका सम्मान किया, हमेशा जो है हमने उनको जो है एक चाहे बड़ा भाई कह लीजिए, चाहे हमारे गार्जियंस के रूप में हमने उनको पूरा उनका आदर किया, उनका हमेशा सम्मान किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस समय हम लोगों को छोड़ के चले जाएँगे क्योंकि आज
समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं उनकी कमी खल रही है और उन्हें हमेशा जब भी कोई जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात आएगी और जब जब कोई इस सेकुलर राजनीति की बात आएगी तो माननीय हाजी रियाज अहमद साहब का नाम वो लोग हमेशा याद करेंगे और बहुत सारी बातें उनके बीच में हम लोग जब बैठते थे बहुत कुछ उनसे सीखते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं हम लोग उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं और एक वो बहुत अच्छे नेता थे और हमेशा लोगों को डाँटते थे, समझाते थे, सिखाते थे और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज उनकी कमी महसूस हो रही है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जब हाजी साहब का निधन हो गया तो एक बड़ा वैक्यूम आ गया, एक खालीपन आ गया पार्टी में, एक स्ट्रेचर के तौर पे। मगर उनके बाद अगर एक देखा जाए आपको, तो एक आप वरिष्ठ नेता के तौर पे हैं और एक प्रमुख नेता के तौर पे हैं पीलीभीत जनपद की राजनीति में, या उसके आगे भी। तो क्या लगता है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का इस जनपद में क्या भविष्य रहेगा आगे? देखिए वो जिस तरह से कोरोना काल में हाजी जी भी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी बेटी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी रुकैया आरे वो जो है हमारे बीच में नहीं रहीं और हमारी पार्टी के एक पूर्व विधायक जो है स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना जी वो भी हमारे बीच में कोरोना काल में हमारे बीच से चले गए और हमारे पूर्णपुर के जो हमारे पूर्व विधायक माननीय पीतम राम जी वो भी कोरोना की चपेट में आए तो वो भी कहीं न कहीं काफ़ी बीमार हो गए। वो भी जो है काफ़ी काफ़ी बीमार हो गए और वो कहीं न कहीं एक समाजवादी पार्टी में जो जो मुख्य लीडर थे और वो हमारे जैसे माननीय पीतम राम जी तो बेड पे पहुँच गए और काफ़ी बीमार हो गए और कई सारे लीडर हाजी जैसे सक्सेना जी जैसे तमाम सारे नेता हमारे बीच में नहीं रहे और उनके बाद अगर देखा जाए तो पूर्व विधायकों में और पूर्व मंत्री में मैं बचा यहाँ पर। तो लेकिन मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता मानता हूँ और हाजी जी की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं सबको भरोसा दिलाया मैंने और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं या जो भी हैं, जो भी हाजी जी को मानने वाले हों, समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हों, मैं कोशिश करूँगा कि हाजी जी की कमी उनको महसूस ना हो और मैं सबको साथ लेकर चलने का मैं प्रयास करूँगा और इधर हम लोगों ने तमाम सारा जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके ना रहते हुए हाजी जी के इन नेताओं के ना रहते हुए तमाम सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और संघर्ष किया है। तो आज कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आज इस स्थिति में है कि भले हमारे जो नेता लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनसे हमने सीख के, समझ के और सबको साथ जोड़कर काम किया, तो कहीं न कहीं जो संघर्ष किया है, आज समाजवादी पार्टी इस स्थिति में है कि हम लोग इस बार चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। इमरान जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका ये अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। अगर 2022 में बहुमत से सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी आती है, तो पीलीभीत जनपद और बरखेड़ा विधानसभा में क्या विकास की नीतियाँ आने वाली हैं? क्या आपका विज़न है बरखेड़ा विधानसभा को लेकर? देखिए, बरखेड़ा विधानसभा इस पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा में पीलीभीत की पाँचों तहसीलें आती हैं, 7 में से 5 ब्लॉक आते हैं। तो ये बरखेड़ा विधानसभा हर तहसील से जुड़ा हुआ है और जो बरखेड़ा विधानसभा की समस्याएँ हैं, वही पूरे ज़िले की समस्याएँ हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि पीलीभीत में सबसे बड़ी बेरोज़गारी की समस्या है, जहाँ रोज़गार लोगों के पास नहीं है और चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर व्यवस्थाएँ नहीं हैं और जो है तमाम सारी शिक्षा की बहुत सारे बेहतर संसाधन यहाँ पर नहीं हैं, बहुत सारे संस्थान नहीं हैं। तो इस बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए जब हम सरकार में थे, हमने भरा पचपेड़ा में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए 1250 एकड़ ज़मीन ईपीएसआईडीसी को हस्तांतरित की थी कैबिनेट से। तो उस पर एक इंडस्ट्रियल हब बना के रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि जो लाखों लोग पीलीभीत के बाहर रोज़गार के लिए जाते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, यहीं रोज़गार मिले। तो उस पर भी काम करना है और यहाँ कृषि प्रधान हमारा जनपद है, तो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।
तो और उसकी ज़मीन हम लोग अपनी पिछली सरकार में हम 100 हेक्टेयर ज़मीन आरक्षित करा चुके हैं भरा पचपेड़ा में। तो एक कृषि विश्वविद्यालय हो और यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज हो और जो है स्वास्थ्य की सेवाएँ बेहतर हों। किसी गरीब आदमी को भी किसी कमज़ोर आदमी को भी कहीं प्राइवेट अस्पताल में उसको जो है अपनी ज़मीन ना बेचनी पड़े, गहने ना बेचने पड़ें, इलाज के अभाव में कहीं गरीबी की वजह से इलाज के अभाव में उसकी जान ना चली जाए। तो एक आम आदमी को हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिले, उसके लिए बेहतर सुविधाएँ हों और जो बेटियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके लिए जो है बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो और उनके लिए ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हों और तमाम सारी उनके लिए सहूलियतें हों जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ और वो आगे बढ़ पाएँ। ऐसी तमाम सारे मैंने 12 संकल्प लिए हैं और सरकार बनेगी तो हम लोग उन पर काम करेंगे और इस ज़िले की जो भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं पर जैसे आपका जंगली जानवरों से लोगों को नुकसान है, टाइगर रिज़र्व एक बेहतर पर्यटन हब के रूप में डेवलप हो सकता है। टाइगर रिज़र्व हुआ, तार फेंसिंग हो जाए, उसकी जंगली जानवरों को भी नुकसान ना हो, फसलों को भी नुकसान हो, जनहानि भी ना हो और जंगल भी हमारा बचा रहे। तो जो है उस पर भी काम करना है और सरकार बनेगी तो रोज़गार के संसाधन उस टाइगर रिज़र्व से और उस इंडस्ट्रियल हब से और तमाम सारी चीज़ों पर काम करना है, सड़कों को बेहतर करना है और बहुत सारे काम होने हैं और सरकार में हम लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। ये हमारे साथ हेमराज वर्मा थे, जो पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बरखेड़ा से प्रत्याशी हैं। इस साक्षात्कार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी चर्चाएं होती रहेंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।